हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। देखिए, ये चौथा लेक्चर होने वाला है यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट का। इसके पहले हमने जो 3 लेक्चर पढ़े हैं, उन सभी में मैंने आपको बता दिया है कि भूमि सूत्रों का विश्लेषण कैसे करते हैं, डायमेंशन क्या होती है, यूनिट क्या होती है और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? तो आपको वो लेक्चर बहुत अच्छे से देख के जाने हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर के बाद कल और परसों 2 दिन में बहुत अच्छे-अच्छे ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट से लेकर, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरी है कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन इससे क्लियर होंगे या नहीं होंगे इस थ्योरी से, वो आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप ध्यान देना। चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमने देखो, अभी तक हम ये टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, ये सभी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनको, आयामी विश्लेषण की सीमाएं और त्रुटि, उपकरणों की त्रुटि और माप की त्रुटियों के बारे में, ठीक है? तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है आयामी विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। यहाँ पर मेनली आपको 4 सीमाएं दी गई हैं, लेकिन इससे भी पहले 1-2 सीमाएं और होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी है। तो आपको इन 4 पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है? सबसे पहली सीमा क्या कहती है कि आयामी विश्लेषण के दौरान आयामहीन स्थिरांक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। देखिए, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आवर्तकाल दिया, लोलक का आवर्तकाल है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अगर आप इसका आयामी विश्लेषण करोगे तो यहाँ से आप t निकाल लोगे। इसका आयामी विश्लेषण करोगे, जब इस पूरे को इक्वल रखोगे तो यहाँ से भी t आ जाएगा, ठीक है? मानते हैं आप इस चीज को? t1 आ जाएगा। लेकिन अब देखो, अब यहाँ से T1 कैसे आएगा? अगर आप L की जगह पर मीटर रखोगे और G की जगह पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखोगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड बाहर निकल आएगा। क्या मिलेगी आपको? आयाम टी मिलेगा, मतलब विमा आपको टी मिलेगी। लेकिन अगर स्थिरांक है कोई, तो ये आप कैसे पता करोगे? क्योंकि स्थिरांक की तो कोई विमा नहीं होती। अगर आपको केवल आयामी विश्लेषण के माध्यम से ही आपको दे दिया जाए कि आपको फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? ज्यादा से ज्यादा t इज इक्वल टू अंडर रूट L अपॉन G निकाल लोगे, क्योंकि 2 पाई के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी फॉर्मूला है उसमें एक कांस्टेंट आएगा, कम से कम एक तो रहेगा ही, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक कांस्टेंट के नाम पर k लिख दोगे कि k कोई कांस्टेंट है। लेकिन इस k की वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते, है ना? तो यही कहने का मतलब है कि आप आयामी विश्लेषण के माध्यम से किसी भी स्थिरांक को नहीं निकाल सकते, जिसकी आयाम ही नहीं है। जैसे यहाँ पर 2 पाई है, इसका कोई आयाम नहीं है, आप नहीं निकाल सकते, ठीक है? दूसरा आपको दिया गया है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर है तो सूत्र नहीं पाया जा सकता। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि भौतिक विज्ञान में क्या हुआ, कि जरूरी नहीं है आप मीटर को मानो, आप किलोग्राम को मानो या फिर सेकंड को मानो। आप इन तीनों को छोड़कर कोई दूसरी तीन भी मान लोगे, चाहे एम्पियर को मान लोगे, मोल मान लोगे या कुछ और भी मान लोगे, टेम्परेचर मान लोगे, भी आप सभी पूरे भौतिक विज्ञान की राशियों को निकाल सकते हो। ऐसा भौतिक विज्ञान में होता है। लेकिन हमें कोई ना कोई 3 स्टैंडर्ड ऐसे मानने थे जो पूरी दुनिया में काम करें, है ना? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर, तो हमने इन तीनों को चूज़ किया। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, अगर कोई 3 से अधिक मात्राओं पर निर्भर करती है तो आप उसे कैसे निकालोगे? मान लीजिए उसमें 4 या 5 या कुछ है, तो आप उसे निकालोगे कैसे? देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला दिया गया, ठीक है? ये दिया आपको एक फॉर्मूला, इस वाले के लिए बता रहा हूँ। t इज इक्वल टू मान लीजिए 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन mgl, इस तरह से आपको कोई फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप t का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। आप t का विमीय सूत्र निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर g दे दिया। g के बाद आप क्या करोगे? आप g को वापस से m बाई टी स्क्वायर में एम बाई सेकेंड मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, तभी निकालोगे। तो अगर जी डायरेक्ट है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, अगर 3 से अधिक मात्राओं पर निर्भर करता है तो आप उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है? ये है इसके कहने का मतलब। अब देखो, इसके बाद तीसरा आपको दिया गया है, त्रिकोणमितीय या घातांकीय फलन वाला सूत्र नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर देखो, नॉर्मल है, कोई अगर गुणा है किसी राशि का, जैसे कि अगर आपको देखा जाए F इज इक्वल टू एम ए, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, ठीक है? अब अगर आपके पास में कोई और फॉर्मूला दिया हो, जैसे वेग के लिए आप अपनाते हो विस्थापन बटे समय, तो आप इसमें भी बड़ी आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि m की विमा आप निकालोगे, a की विमा, d की और t की आराम से निकाल लोगे, विमा मौजूद है इस वजह से। लेकिन अगर वहीं आपको कोई और ऑप्शन दे दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको दे दी क्यू वी वी साइन थीटा, तो आप इसे नहीं निकाल सकते। आप क्यू की विमा रख दोगे, भी की विमा रख दोगे, बी की विमा रख दोगे, क्यू वी वी
एफ होता है, ये फोर्स होता है ना, इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है, तो क्यू वी वी साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो साइन थीटा है, अब ये साइन थीटा आ गया, तो आप ये विमा नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, किसी तरह की कोई विमा आपको थीटा के बारे में नहीं दी गई है। तो आप इस फॉर्मूले को एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा जो ये दिया हुआ है, आप इसकी विमा निकाल नहीं सकते, या विमी सूत्र का उपयोग करके इसका समीकरण नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय फलन को आप नहीं निकाल सकते, घातांकीय फलन को आप नहीं निकाल सकते। चौथा आपको दिया है, यदि कोई समीकरण आयामी रूप से सही है तो वह बिल्कुल सही हो, ये भी कहा नहीं जा सकता। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने बहुत सारी, इसी को आप देख लो, आपने इसी को देख लिया, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर आप RHS की विमा LHS की विमा निकालोगे तो क्या आएगी, t की पावर -1, ठीक है, L0 M0। वहीं अगर आप LHS की विमा निकालोगे तो क्या आएगी, M0 L0 t की पावर 1, है ना, t की पावर 1 आएगी, ठीक है, ये आई विमा। अब विमाएं तो बराबर है, लेकिन क्या आप सूत्र निकाल पाओगे, आप सूत्र नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको 2 पाई की वैल्यू नहीं है पता। तो इसी तरह से हो सकता है कुछ और भी चीजें हो जिनकी वैल्यू ना हो पता। अब यहीं पर अगर आप देखो तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जब विमाएं निकालोगे तो विमाएं तो बराबर आएंगी, बिल्कुल बराबर आएंगी। विमा का आएगी MLT-2, यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी जब आप सॉल्व करोगे तो MLT-2 के फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन आप सूत्र नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको साइन थीटा इन विमाओं में है ही नहीं। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्मूला पूरी तरह से नहीं निकाल सकते, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देनी है, चलो मैं एक और बता देता हूँ, फिफ्थ पॉइंट करके आप इसे लिख लीजिएगा, कि अगर विमाएं समान हैं तो भी आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। जैसे कि मान लीजिए ऊर्जा की विमा और वर्क की विमा दोनों ही समान है, क्या होती है, ML2T-2, यहाँ पर इन दोनों की विमाएं समान है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको क्वेश्चन में ML2T-2 दिया है तो ये क्या है, ये वर्क है या ऊर्जा है, ऊर्जा में भी काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, आप ये नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर विमी सूत्र दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते ये किस चीज का विमी सूत्र है, जब तक कि आपको पर्टिकुलर बताया नहीं जाए कि ये वाला विमी सूत्र हमने वर्क के लिए प्रयोग में लाया है, या फिर ऊर्जा के लिए, या ऊर्जा में भी काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के लिए प्रयोग किया है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो बताना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई थिंक कि आप लोग इन चारों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से घुमाकर आपको दे देंगे कि आपको एक विमीय सूत्र दिया है, बताइए किसका विमीय सूत्र है ये। तो वहां पर कोई व्यक्ति होगा, वो वर्क को टिक करके आ जाएगा, कोई व्यक्ति होगा जो एनर्जी में ही कंफ्यूज रहेगा, तो वहां पर आपको वर्क और एनर्जी, एक बोथ ऑप्शन होगा वो लगाना है। अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस पे आपको करके नहीं आना है, कोई भी लगा दोगे दोनों सही हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अंक। देखो, महत्वपूर्ण अंक नहीं है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसको करेक्ट करके, ये है सार्थक अंक। कौन सा अंक है, ये है सार्थक अंक। यहाँ पर सार्थक अंक के बारे में बात की जा रही है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर सार्थक अंक के बारे में बात की जा रही है, महत्वपूर्ण नहीं है। सार्थक अंक का मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2.4950, ये आपने पढ़ा, तो इनमें सार्थक अंक कितने हैं आप ये निकालते हो। जैसे 1.0098 है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 5 हो गए। तो ये होते हैं सार्थक अंक, लेकिन फिर भी आपको इन्हें पढ़ना है, क्योंकि जब आप सार्थक अंक के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इससे ऑब्जेक्टिव क्यों बनते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव लोगों से गलत क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको पढ़नी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, विश्वसनीय रूप से ज्ञात होती है, और एक अंक जो अनिश्चित होता है, महत्वपूर्ण अंक कहलाते हैं, जो अनिश्चित होता है, ठीक है। अगला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइन से पूरे लिखे हुए हैं पॉइंट जो भी सार्थक अंक को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा अंक सार्थक अंक है, या फिर निम्न संख्या दी गई है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, या फिर आपको बोला जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक अंक कौन सा नहीं है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट आपको बोला है, सभी गैर शून्य अंक महत्वपूर्ण होते हैं या सार्थक अंक होते हैं। आई होप कि ये वाला आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये, है ना, ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला है, यहाँ पर इस हिसाब से सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 5। अगर यहाँ पर देखो, दो गैर शून्य अंकों के बीच के सभी शून्य महत्वपूर्ण है, जैसे ये गैर शून्य है, ये वाला गैर शून्य है 8, तो इनके बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, 7। अगला वाला देखो, इसको देखकर आप जरूर गलत करोगे, दशमलव बिंदु और गैर दशमलव शून्य,
अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल शून्य हो। मतलब कि अगर दशमलव के पहले शून्य लगा हुआ है, तो इन वाले शून्य को आप सार्थक अंकों में नहीं गिनोगे। समझ रहे हो? सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे ये वाले सार्थक अंक कहलाएंगे। मतलब केवल 3 है। इस पॉइंट से आप एक चीज याद रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के तौर पर आपको याद हो जाएगी कि जो पूर्ण अंक होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पूर्ण अंक और बीच में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और फिर बाद में फिर से आ गया क्या, पूर्ण अंक। ठीक है ना? तो पूर्ण अंक से पूर्ण अंक तक जितने भी अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये तो पूर्ण अंक है पर ये वाला पूर्ण अंक नहीं है, इसलिए ये वाले जीरो भी सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। ओके, तीसरा पॉइंट है चौथा, कि दशमलव बिंदु के बिना लिखी गई संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर लिखे गए सभी शून्य महत्वपूर्ण होते हैं। समझ रहे हो आप? मतलब दशमलव नहीं है, दशमलव बिंदु के बिना, मतलब अगर दशमलव बिंदु नहीं है, कोई पूर्ण नंबर है, तो पूर्ण नंबर के बाद जितने भी शून्य होते हैं वो सभी सार्थक होते हैं। ये सभी हम जानते ही हैं, क्योंकि अगर आप 54,000 लिख रहे हो और अगर आपने इन्हें सार्थक नहीं माना, केवल 54 आपने लिख दिया, तो वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ये दोनों नंबर एक जैसे नहीं है, इसलिए सार्थक अंक कितने होते हैं? 5 होते हैं इनमें। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, याद रखने वाले पॉइंट ये हैं, ये वाला, है ना? और ये तो आप रखोगे ही याद। इसके अलावा ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना है इसको। दशमलव बिंदु से लिखी गई किसी संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाले सभी शून्य महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें बच्चे गलत कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है इसमें भी बच्चे गलत कर सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर दशमलव के बाद कोई गैर शून्य अंक आ रहा है, ये है गैर शून्य अंक, तो इसके बाद अगर जीरो आते हैं तो वो भी सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या है, 6 हो जाएंगे। ओके, जब किसी संख्या की घातांकी रूप, जैसे 2 की पावर 8 लिख दिया, 9 की पावर 2 लिख दिया, या फिर 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 लिख दिया, या माइनस 15 लिख दिया, इस तरह से, तो घातांकी पद महत्वपूर्ण अंकों में योगदान नहीं करता। मतलब कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये घात है, 10 की घात 5 है ये, तो ये वाला जो है ना, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। ये वाले जो हैं, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे, सिर्फ ये कहलाता है सार्थक अंक। समझ गए? ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आपने ये वाली स्लाइड पढ़ी, आप बताना आपको इसमें कुछ ऐसी चीजें पता चली जो आप सोच भी नहीं सकते थे। आप जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाता और सार्थक अंक में आपसे पूछा जाता कितने हैं, तो डेफिनेटली इसमें जो व्यक्ति पढ़कर नहीं गया है वो इसमें टोटल सार्थक अंकों की संख्या बिना किसी हिचक के 9 लगाकर आ जाता, जो कि पूरी तरह से गलत है। अंक, सार्थक अंक कितने? केवल 4। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण आंकड़े उपकरण की न्यूनतम गणना पर निर्भर करते हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों की संख्या चुनी गई इकाइयों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, चुनी गई इकाई आपने क्या ली है ना? जैसे मान लो 2.456 है, यहाँ पर आप क्या ले, आप सभी चुन रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, महत्वपूर्ण न्यूनतम गणना पर निर्भर करती है, मतलब न्यूनतम, जैसे 2.49000 है, तो यहाँ पर आप क्या चूज करोगे? यहाँ पर आप चूज करोगे ये पूरा, आप चूज करोगे, ठीक है, न्यूनतम। इसके बाद अब जैसे मान लो यहाँ पर 0.0003 है, तो क्या चूज करोगे? आप केवल 3 को चूज कर रहे हो, तो इसलिए ये कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसाइज। एक्यूरेसी और प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइजनेस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पहले डायग्राम में जो आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सभी बिंदु पॉइंट पर है, मतलब मिडिल में है और एक साथ है, मतलब सही पॉइंट पर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। कहने का मतलब ये, आप जब त्रुटि निकालते हो तो एक्यूरेटी भी देखी जाती है और प्रिसाइजनेस भी देखी जाती है, तभी पता चलता है कि उपकरण में त्रुटि हुई है या नहीं हुई है। इसलिए आपको ये चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पर अगर आप देखो, तो अगर यहाँ होते तो एक्यूरेट कहलाते, तो एक्यूरेट तो नहीं है पर प्रिसाइज है, ठीक है, प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, मतलब यहाँ पर जीरो के आसपास तो है, शून्य के आसपास तो है, पर प्रिसाइज नहीं है। मतलब आप जितनी बार भी आ- आंकड़े ले रहे हो, हर बार अलग अलग आ रहा है। कभी आपका आंसर, अगर हम नंबर दे, तो कभी आपका आंसर 5 आ रहा है, तो कभी आपका आंसर 4 आ रहा है, कभी आपका आंसर 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर देखो तो आपके आंसर हमेशा 0.1, 0.5, 0.2, मतलब जीरो के आसपास आ रहे हैं। यहाँ देखो, अगर हम इस लाइन को 1 मान ले, तो 1.4, 1.5, 1.6, 1.1, इस तरह से, मतलब 1 के आसपास आ रहा है। और अगर यहाँ पर आप देखो, तो ना तो एक्यूरेट है, क्योंकि
यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है, 0 पर तो कोई भी नहीं आ रहा और ना ही प्रिसाइज़ है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अलग आ रही है। आपने जब पहली बार प्रेक्षण लिया, दूसरी बार लिया तो अलग आया, तीसरी बार प्रेक्षण दिया अलग आया। बहुत ज़्यादा दूर-दूर आ रहे हैं, तो सेम चीज़ इसमें प्रिसाइज़ नहीं है और ना ही इसमें प्रिसाइज़नेस है क्योंकि आंकड़े हर बार बहुत दूर-दूर आ रहे हैं। कभी आप 2 प्लस 2 जोड़ रहे हो तो कभी 4 आ रहा है, कभी आप 2 प्लस 2 जोड़ रहे हो तो आपके अनुसार 12 आ रहा है, कभी आप 2 प्लस 2 जोड़ रहे हो तो आपके अनुसार -12 आ रहा है ना? तो ये कहलाती है, ये मतलब नॉट प्रिसाइज़नेस की है, मतलब परिशुद्धता नहीं है इसमें, ये चीज़ कही जाएगी, ओके? चलिए, अब हम पढ़ते हैं त्रुटियों के बारे में कि त्रुटि आखिर होती क्या है? आप त्रुटि निकालते कैसे हो? जैसे ये चीज़ आपने देख ली, ये चारों चीज़ें आपने देखी हैं, एक्यूरेसी और ये जो पिछला डायग्राम मैंने बताया था वही है। यहाँ पर आप देखो, जो देखने वाली बात है वो ये है, माप में त्रुटि वास्तविक या सही मूल्य और मापा मूल्य का अंतर होता है। कहने का मतलब ये, जैसे आप सभी ने अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया हो 10th 12th या फिर इंजीनियरिंग में या फिर किसी और अ अ, एग्ज़ाम वगैरह में एमएससी, बीएससी कुछ की होगी अगर आपने साइंस में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक आपको मिलता है मल्टीमीटर। मिलता है ना, तो मल्टीमीटर में आप क्या नाप सकते हो? आप एम्पीयर नाप सकते हो, मतलब करंट नाप सकते हो, वोल्टेज भी नाप सकते हो। वहाँ पर देखा होगा आपने, कई बार त्रुटि आती है। हमारे पास जो करंट आती है वो होती है 5 मिली एम्पीयर की रेंज की। लेकिन जब वहाँ नापते हो तो हो सकता है कभी आपको 5.4 मिल जाए, कभी आपको 4.9 मिल जाए। तो ये क्या होती है? ये त्रुटि होती है। एक्चुअल मान 5, ठीक है? और जो त्रुटि आ रही है और जो मापा गया है 5.4, तो जो त्रुटि है डेल्टा एक्स को अगर हम त्रुटि माने तो डेल्टा एक्स कितना आया? 0.4, -0.4 आया। ठीक है, वहीं अगर आप इधर पर बात करो डेल्टा एक्स दूसरे प्रक्षेपण प्रेक्षण में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर एक्चुअल मान है 5, लेकिन जो आपने मापा है वो कितना है? 4.9, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? 0.1, ये प्लस में आई है। तो यहाँ पर त्रुटि क्या हो गई? 0.1। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जो त्रुटि होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जब भी आपसे त्रुटि की बात की जाए, जैसे डेल्टा ए त्रुटि हो, अगर ए एक्चुअल मान हो और मापा गया मान कितना है? ए एम, तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं माप में होने वाली त्रुटियों के बारे में, ठीक है ना? मेनली आपको यहाँ पर 2 त्रुटियों पर ध्यान देना है। एक को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले, वैसे तो इनके अंदर बहुत सारी होती हैं, जोड़ में, घटाने में, गुणा में, भाग में, घातांकी त्रुटि होती है। इसके अलावा और भी त्रुटियां होती हैं, सापेक्ष, निरपेक्ष, इस तरह से हम उन्हें भी देखेंगे। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो मोटे तौर पर 2 ही त्रुटियां होती हैं। एक तो होती है यादृच्छिक त्रुटि और दूसरी होती है व्यवस्थित त्रुटि। अगर हम यादृच्छिक त्रुटि की बात करें तो आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है कि यादृच्छिक त्रुटि मतलब जिसमें कि यंत्र की गलती हो, ठीक है? मतलब पूर्णतः संवेदनशील नहीं है। क्या पूर्णतः संवेदनशील नहीं है? आपका उपकरण, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी, अगर व्यवस्थित त्रुटि की बात होती है, तो आपको याद रखना है कि इसमें मनुष्य की गलती होती है। ओके? जो व्यवस्थित त्रुटि होती है, उसमें किसकी गलती होती है? मनुष्य की गलती होती है। और आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो यह व्यवस्थित त्रुटि होती है उसमें उपकरण में क्या होती है? शून्य त्रुटि वाला उपकरण लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है, जो त्रुटि होती है चाहे वो यादृच्छिक हो या व्यवस्थित हो, दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही पॉजिटिव होंगी या दोनों ही नेगेटिव होंगी, दोनों कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव मैसेज कुछ भी, जो भी उस वक्त आपके मेजरमेंट के दौरान निकल कर आए, हो सकता है। ओके, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में आपको बोला गया है जो त्रुटियां होती हैं व्यक्त करने की, जो विधियां होती है, जैसे निरपेक्ष त्रुटि होती है, माध्य त्रुटि होती है, ठीक है? इसके अलावा सापेक्ष त्रुटि होती है। 3 तरह की मेनली त्रुटि होती है। तो अगर आप देखो निरपेक्ष त्रुटि, तो यहाँ पर एक्स मीन नहीं है, इसे आप एक्स एम लिख लेना, है ना? और ये भी एक्स एम लिख लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने ये क्या लिया? एक्स वन। एक्स वन क्या है? ये मेजरमेंट है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट लिया तो उसे एक्स वन दे दिया, सेकंड टाइम मेजरमेंट लिया तो आपकी वैल्यू एक्स टू निकल कर आई, थर्ड टाइम लिया तो एक्स थ्री, फोर टाइम लिया तो एक्स फोर आया। इसी तरह से जब आपने बार बार मेजरमेंट लिया और एन टाइम्स आपने मेजरमेंट लिया तो एक्स एन वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है? ये होता है। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स वन कितना है? डेल्टा एक्स वन क्या होता है? डेल्टा एक्स वन है आपका जो आपकी एक्चुअल थी, जो वास्तविक मान था एक्स एम, और आपने जो माना, ये होती है पहली त्रुटि। उसके बाद में जो डेल्टा एक्स टू होता है, आपने जो वास्तविक मान था एक्स एम और एक्स टू जो आपके द्वारा मापा गया, इसके बाद एक्स थ्री आती है त्रुटि, जो कि अगर देखो वास्तविक मान कितना था एक्स एम और आपके द्वारा जो मापा गया वो था एक्स थ्री। इसी तरह से जब आपने टोटल मेजर किया तो आया एक्स डेल्टा एक्स एन पर, और ये क्या था? वास्तविक मान माइनस आपके द्वारा मापा गया मान, ठीक है ना? तो इसे हम बोल देते हैं
त्रुटि, ये अलग-अलग प्रेक्षण में जो आपने त्रुटियाँ प्राप्त की है, हर एक प्रेक्षण में, पहले प्रेक्षण के दौरान त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण के दौरान त्रुटि, तीसरे प्रेक्षण के दौरान त्रुटि और xn में मतलब nवें प्रेक्षण के दौरान त्रुटि आई तो ये आई। इसे हम बोल देते हैं निरपेक्ष त्रुटि। जब आपने किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं ली, आपने पहले मेज़रमेंट में केवल x1 का उपयोग किया, x2, x3 इन सब का उपयोग नहीं किया, ठीक है ना? वहीं अगर बात आती है दूसरे मेज़रमेंट की तो आपने केवल दूसरे का ही उपयोग किया। आपने x1 को नहीं देखा, ना ही x3 और बाकियों को नहीं देखा। इसलिए हम इसे निरपेक्ष बोल देते हैं। आप किसी के सापेक्ष नहीं ले रहे हो। वहीं अब देखिए यहाँ पर आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या आता है डेल्टा x। अब देखो डेल्टा x क्या होता है? आपने टोटल त्रुटि ली। जैसे आपने लिया डेल्टा x। यहाँ पर क्या था x1 था आपका पहले प्रेक्षण के दौरान त्रुटि, ये दूसरे प्रेक्षण के दौरान उसी तरह से एक्शन आया, nवें प्रेक्षण के दौरान त्रुटि आई। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो टोटल त्रुटि निकली एक्स डैश सॉरी डेल्टा एक्स बार उसका जो माध्य होता है वो ये आया। अब यहाँ पर जब आप त्रुटि को देखोगे, एक्चुअल त्रुटि को देखोगे डेल्टा एक्स को, तो वो कितनी आएगी? वो टोटल त्रुटि आएगी जो आपकी फाइनल वैल्यू है उसमें से आपको घटाना होगा डेल्टा एक्स बार को। समझ गए? तो ये आएगी यहाँ पर, ये आती है सापेक्ष त्रुटि। देखो सापेक्ष त्रुटि में आपने क्या किया, x1 x2 x3 x पूरा xn तक ले लिया। वही निरपेक्ष त्रुटि में आप क्या कर रहे थे, केवल आपको x1 से मतलब था, केवल आपको x2 से मतलब था, केवल x3 से मतलब था, आगे नहीं था। इसके बाद आती है अंत में सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, ये क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आती है सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि में क्या होता है, डेल्टा एक्स ये रहा, जो एक्स मीन आपने निकाला, जो आपका डेल्टा एक्स मीन था और एक्स मीन जो कि आपके प्रेक्षण थे, जैसे आपने जो प्रेक्षण लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से आपने जो प्रेक्षण लिए xn और यहाँ पर टोटल इसका मीन निकाला n करके, तो ये था आपका x मीन। समझ में आ रही है बात? इसे हम बोल देते हैं रिलेटिव त्रुटि। ओके, अब देखो अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो यहाँ पर पूरे फॉर्मूले में जो इंपॉर्टेंट चीज है पूरी स्लाइड में वो यही है, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना? ये चीज बस है जो आपको याद रखनी है मेनली। बाकी जो मैंने आपको बताया आप उसे भूल भी जाओगे यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो इन्हें पढ़ना आपको जरूरी होगा, ये आपको आनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपके चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो आपको डायरेक्ट ये चीज दी जा सकती है ना, कि डेल्टा एक्स जो त्रुटियों का माध्य है वो इतना है, डेल्टा एक्स आपको दे दिया जाएगा और एक्चुअल जो आपके प्रेक्षण है, प्रेक्षण का माध्य आपको दे दिया जाएगा कि प्रेक्षण का माध्य एक्स बार है, तो आपको वहां से आसानी से त्रुटि निकालना बन सकता है। ओके, अगली स्लाइड में आपको दिया गया है, कुछ याद रखने वाले पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि आपको सभी पॉइंट याद नहीं रखने, कुछ याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले याद रखने वाला पॉइंट है ये कि पूर्ण त्रुटि जो होती है डेल्टा एक्स हमेशा सकारात्मक होती है। पूर्ण त्रुटि की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? जो अंत में जो एक्चुअल त्रुटि वास्तव में निकल कर आएगी वो हमेशा सकारात्मक होगी, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट वो अंडरस्टूड है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है अगर किसी को ना आए समझ में, कि जो डेल्टा एक्स है उसकी विमाई या इकाई x के बराबर ही होगी। जैसे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए जो एक्चुअल करंट थी वो कितनी थी 5 मिली एम्पियर, अब आपने जो मापी वो आई 4.9, तो ये भी तो मिली एम्पियर में ही होगी। तो ये कहने का मतलब है कि जो त्रुटि निकलती है और जो वास्तविक मान होता है उनका आयाम सेम होता है, उनकी इकाई उनका विमीय सूत्र समान होता है, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ पर जितनी अधिक सटीकता होगी त्रुटि उतनी ही कम, बिल्कुल सही, जितनी अधिक एक्यूरेसी होगी त्रुटि उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन त्रुटि मतलब एरर की। ठी- ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यदि मापने वाले उपकरण का न्यूनतम मांक मतलब न्यूनतम अंक नहीं दिया गया है और मापा गया मान दिया गया है तो अंतिम अंक को एक और शेष अंक को शून्य मानकर, ये आप देख लेना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि किसी अभिव्यक्ति में कई भौतिक मात्राएं शामिल है तो उच्च शक्ति, कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक तरफ सिर्फ करंट लिया, क्या लिया, करंट, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने क्या लिया, फोर्स, ठीक है। अब अगर फोर्स में आप देखो तो फोर्स में होता है एम और ए, वहीं अगर आप करंट में देखते हो तो करंट में क्या होता है, केवल एम्पियर। ये मत लो वरना आपको कंफ्यूजन होगा, आप नॉर्मल लेंथ ले लो, है ना? आपने लिया लेंथ, लेंथ में क्या होता है, केवल एल होता है। यहाँ पर अगर आप विमाएं देखो तो MLT-2 आएगी, वहीं अगर इसकी विमा देखोगे तो M0L1T0 आएगी, इस तरह से आती विमा। अब इनके कहने का ये मतलब है कि जिस की विमा ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब जिसकी विमा ज्यादा है उसकी त्रुटि ज्यादा प्रभाव डालेगी। कहने का मतलब ये है अगर आपने
एम है, एम में 0.1 की त्रुटि आई, एल में 0.1 की त्रुटि आई, और अगर टी में 0.1 की त्रुटि आई, तो वो ऑलरेडी 0.1 का स्क्वायर है, 1/स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितने की त्रुटि हो जाएगी, ये अपने आप त्रुटि हो जाएगी 1/100 की। समझ रहे हो आप? सॉरी, ये 100 की त्रुटि हो जाएगी, ये बोला गया है, तो ये अपने आप ही 100 की त्रुटि हो गई, ठीक है। अगर आप मान के चलो, यहाँ पर अगर आप बोल दो कि चलो ये प्लस में थी, मतलब इनकी पावर प्लस में थी, इसके पावर माइनस में थी, तो भी कोई बात नहीं है। आप लो, ये ले लो आप, एम स्क्वायर एरिया ले लो, और दूसरी तरफ आप वॉल्यूम ले लीजिए, एम क्यू। अब अगर इसमें आपने त्रुटि दिखाई, मान लीजिए इसमें आपने त्रुटि दिखाई 0.1 की, और अगर इसमें आपने त्रुटि दिखाई 0.1, तो ठीक नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने 10 की त्रुटि दिखाई, और यहाँ पर आपने त्रुटि दिखाई 10 की, सेम त्रुटि दिखा रहे हो, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यों है, तो जो फाइनल त्रुटि निकल कर आएगी वो 100 आएगी, और यहाँ पर फाइनल त्रुटि कितनी आ गई, 1000। तो कहने का मतलब यही है कि जिसकी विमाएं ज्यादा हो, मतलब पावर ज्यादा हो, उसकी त्रुटि भी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये चीज आपको बोली गई है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, सापेक्ष त्रुटि एक आयामहीन मात्रा, बिल्कुल सही। आयामहीन इसलिए बोला जाता है, देखो सापेक्ष त्रुटि का अगर आप फॉर्मूला देखो, तो उसमें क्या था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इस तरह से था। तो इसकी विमा अगर आप देखो, तो अगर मीटर में है, तो नीचे भी मीटर ही है, इसलिए मीटर मीटर कैंसिल होकर विमाहीन हो जाता है। देखो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये रहा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार था। अगर इसकी विमा आप मान लो मीटर, और इधर पर भी मीटर, तो ये कैसी हो जाएगी, विमाहीन हो जाएगी, ठीक है। यही चीज आपको बोली गई है। अब देखो अगला आपके पास क्या है, अगला है, हम हमेशा अधिकतम संभव त्रुटि की गणना करने में रुचि रखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वैसे अगर देखा जाए, अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो कई लोगों से ये गलत होगा। अधिकतम संभव त्रुटि मतलब कोई भी चीज अगर हम देखते हैं ना, तो अधिकतम कितना बुरा हो सकता है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम मकान भी बनाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें अधिकतम कितना पैसा इसमें लग सकता है, हम ऑलरेडी अपना बजट बना के चलते हैं, जिससे कि त्रुटि ना हो। समझ रहे हो? यहाँ पर अधिकतम संभव त्रुटि की गणना किस लिए की जा रही है, क्योंकि त्रुटि ना हो, भविष्य में त्रुटि कम से कम हो, इसलिए अधिकतम हमने पहले ही निकाल ली कि अधिकतम संभव त्रुटि कितनी हो सकती है। उसी तरह जब हम कोई मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसमें भले ही खर्चा 5 लाख का हो, लेकिन हम उसमें मोटा मोटा जोड़कर 5.5 लाख कर लेते हैं कि इतना खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर बजट ऊपर नीचे भी हुआ, तो त्रुटि ना हो, मतलब 5.5, ठीक है, इतना जाएगा। ये चीज बोली गई है आपको, ओके। अगला, अगली स्लाइड में आपको जो मेन त्रुटि है, वो आपको बताई गई है कि त्रुटियों का संयोजन आप किस तरह से करते हो। जैसे मान लीजिए योग में त्रुटि है, आपको मान लीजिए कोई राशि दी गई है एक्स, ठीक है, और वो दो चीजों पर निर्भर करती है, ए प्लस बी, इस तरह से निर्भर करती है। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने सुना होगा, सुना है ना आपने। तो ये अगर मान लो कि u में जो त्रुटि है डेल्टा u है, और a में जो त्रुटि है वो डेल्टा a है, और t की त्रुटि डेल्टा t है, तो अब क्या होगा, ये राशियों के योग में त्रुटि हो गई कि यहाँ पर डेल्टा यू अलग आया, डेल्टा ए और डेल्टा टी अलग आ गया। तो अगर आप देखो, तो ये त्रुटि क्या हो गई, इन तीनों पर डिपेंड कर गई, है ना। ये योग में तो ही है त्रुटि। जैसे अगर भी की अगर हम वैल्यू करें, अगर हमें सही वैल्यू जो भी में त्रुटि आ रही वो कैसे आएगी, यू माइनस डेल्टा यू, और यहाँ पर ए माइनस डेल्टा यू, आपको ये त्रुटि डेल्टा ए, आपको ये त्रुटि हटानी होगी, और टी माइनस डेल्टा टी, आपको ये त्रुटि हटानी होगी, ओके। ये चीज यहाँ पर बोली जा रही है आपको, साफ साफ समझ में आ रही है बात। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हो कि अगर ये त्रुटि है, तो कैसी होगी, ये ए प्लस माइनस बी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है, ये प्लस माइनस के फॉर्म में आ सकता है इसका आंसर, ओके। चलिए, अब जैसे यहाँ पर अंतर है, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू ए माइनस बी आपको दिया, तो यहाँ पर अगर त्रुटि देखो तो डेल्टा ए है, यहाँ पर अगर त्रुटि देखो तो डेल्टा बी है। तो इन दोनों की टोटल त्रुटि की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल त्रुटि कितनी हो जाएगी बताइए। हम्म टोटल टोटल त्रुटि कितनी होगी, निरपेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा एक्स में जो त्रुटि आएगी वो डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में आएगी। समझ गए? और अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो वो आप कैसे निकोगे, जो प्रतिशत त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि, जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ठीक है ना। यही चीज गुणनफल में होता है। जैसे कि अगर आप गुणनफल की बात करते हो, तो गुणनफल में आप क्या लिखोगे, आपने कोई भी राशि लिख ली, मान लीजिए आपने गुणनफल में लिया x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। इसकी त्रुटि आपने डेल्टा ए लिखी, इधर पर आप देखोगे तो डेल्टा बी लिखोगे, तो फाइनल त्रुटि क्या आई, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करनी होती है चीजें।
ओके, अगर आप भिन्नात्मक में त्रुटि देखोगे तो कोई फॉर्मूला है a अपॉन बी। अब इसकी त्रुटि डेल्टा ए, इधर पर आप त्रुटि देखोगे तो डेल्टा बी होगी और इसमें टोटल त्रुटि क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, ये त्रुटि आई है टोटल। समझ रहे? अब देखो अधिकतम त्रुटि अगर आप देखो तो अधिकतम त्रुटि आपकी कितनी आएगी? अगर अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हो तो दोनों जगह सेम आती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर देखोगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, तब फिर यहाँ पर आप क्या देखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पर अगर आप देखो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से आती हैं त्रुटियां। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।